नमस्कार। देश का टेम्परेचर सीज फायर के कारण सामान्य हो गया, तो उत्तर प्रदेश का टेम्परेचर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता को लेकर के बढ़ गया, और विशेष करके पूर्वांचल का। और पूर्वांचल में भी आपके गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, महाराजगंज, आजमगढ़ और अयोध्या के साथियों का टेम्परेचर और अधिक बढ़ा। एक तो मौसम ने अपना तापमान बढ़ा रखा है, 44 से 45 डिग्री के तापमान पर आज यहाँ हरैया का मौसम रहा। दिन भर गर्मी और उमस के साथ पूरा दिन बदला। और जैसा आप सबको पता है कि कल मैं अपने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में था, और हमारे उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर संजय निषाद जी, जो हमारे क्लास फेलो भी रहे हैं, हमारे अच्छे मित्र भी रहे हैं, उनके संयोजन में, उनके निर्देशन में एक बृहद मीटिंग, या यूँ कहें कि मैराथन मीटिंग लगभग 5 से 6 घंटे की चली। और वो मीटिंग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हो, उसका क्या प्रारूप हो, सबके विचारों से अवगत होने के बाद फिर उस पर समीक्षा बैठक भी हुई, और फिर प्रेस वार्ता भी हुई, और अंत में फिर स्वास्थ्य मंत्री और आयुष मंत्री से डॉक्टर संजय निषाद ने फ़ोन पर वार्ता करके मंगलवार का दोपहर 2 बजे का समय भी निश्चित किया, जहां पर हम अपने प्रारूप को प्रस्तुत करेंगे। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान सरकार ने सबसे पहले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए विधानसभा में एक्ट पास किया। एक विधायिका जो होती है, वो विधायिका में जब कोई चीज़ पास हो जाती है तो वो नियम बन जाता है। उस नियम के बाद ये वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल की बात थी, और बाद में वर्तमान समय की सरकार ने पिछले 30 अप्रैल को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विकास, प्रचार और प्रसार के लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया। यानी इससे स्पष्ट हो गया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को पूरे देश में अब कोई फर्जी चिकित्सा पद्धति नहीं कहेगा। अब बड़ा दुर्भाग्य था, जिस पर कल बहुत मंथन हुआ, कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक उपजाऊ भूमि रही है, जहाँ से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जन्म तो इसका इटली में हुआ। भारत में जब जन्मी तो भारत में सबसे पहले इसने अपने पैर चलने शुरू किए उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से चलते चलते ये देश के विभिन्न राज्यों में पहुंची। और बड़ा दुर्भाग्य रहा उत्तर प्रदेश का कि तमाम तरह के कारण बनते चले गए, और उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सरकारी संरक्षण से दूर रहना पड़ा। राजस्थान में जो प्रक्रिया अपनाई गई, वो प्रक्रिया पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में अपनाई जा रही है, महाराष्ट्र में अपनाई जा रही है, और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके से अपनी बात को कहने का और अपनी बात को सरकार से मनवाने का एक फार्मूला तय किया है, जो कल की मीटिंग में तय हुआ है। जिस बात को मैं पिछले 5 वर्षों से कह रहा हूँ, उस बात को उत्तर प्रदेश की एक आम बैठक में कल कहा गया, और कहने वाला मैं नहीं था, कहने वाले थे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी। उन्होंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक आप बायो एनर्जी, आर्ट फोर्स, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, डाइल्यूशन, टेम्परेचर, टेम्परामेंट, पॉजिटिव निगेटिव की बात करते रहेंगे, अलग अलग तरीके से जाकर के आईडीसी के समक्ष इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अपनी विद्वता को आप दिखाते रहेंगे, तब तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता नहीं होगी। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ मात्र 38 हैं, और ये 38 प्रकार के एंजाइम्स हैं। और उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक आप एंजाइम्स के रूप में इन दवाओं की स्वीकारता को समाज के सामने नहीं समझाएंगे, जब तक आप ये सरकार को नहीं बताएंगे कि एंजाइम्स हैं, तब तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता की कल्पना उत्तर प्रदेश से भी छोड़ दी जाए। चूँकि हम और संजय जी एक ही गुरु के संरक्षण में रहे हैं, और कल संयोग था कि मैं और डॉक्टर अशोक शुक्ला और डॉक्टर संजय
तीनों एक ही गुरु के शिष्य थे और हमारी तिकड़ी वहाँ मौजूद थी। हमारी तिकड़ी का प्रभुत्व था और इस तिकड़ी को समर्थन देने में हमारा पूरा पूर्वांचल और जो पश्चिम के जिलों से लोग आए थे वो सब थे। लगभग 65 साथियों ने उस मीटिंग में भाग लिया और सबको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एंजाइम प्रारूप को समझाया गया। हालांकि बहुत शॉर्ट की बात की गई। डॉक्टर एस.के. पांडे फैजाबाद का सवाल था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ एंजाइम्स के रूप में कैसे हो सकती हैं। उन्होंने कई कंपनियों के प्रोप्राइटर के नाम लिए और कहा कि लोग इस तरह की दवा बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो मैंने उनको एक बात की जानकारी दी और वो बात डॉक्टर संजय निषाद ने भी कहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स कैसे हैं इसको प्रूव करना सरकार का काम है। हमने ये बताया है कि हमारा ये मोबाइल काम करता है, ये मोबाइल बात करता है। अब इस मोबाइल की अंदरूनी क्या स्पेशलिटीज़ हैं इसकी खोज करना सरकार का काम है। हमने इसको प्रयोग करके देख लिया कि ये बात करा सकता है। बात कैसे कराता है, इसकी मशीनरी कैसे काम करती है, सरकार के पास साधन है, वो उसको चेक करें। वही स्थिति यहाँ पर है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ एंजाइम्स हैं। लाखों प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। कल इस बात पर भी चर्चा हुई कि जब ये एंडो एंजाइम्स हैं और जीवित कोशिकाओं में ही बनते हैं, जब इनकी आवश्यकता होती तभी बनते हैं, तो कैसे सूखे जड़ी बूटियों के अर्क को बना करके बड़े बड़े पंडाल में, बड़े बड़े डिब्बों में और खौलाते हुए पानी में दिखाते हैं लोग कि ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा है। यानी वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाज के साथ भी और आम जनता के साथ भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पर खिलवाड़ करते हैं। इन तमाम बातों पर चर्चा हुई और अंत में मुझे जो जिम्मेदारी दी गई उसमें मुझे जिम्मेदारी दी गई कि ये जो 3 चार्ट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मेरी बुक में प्रचारित हो रहे हैं, इस चार्ट की मांग डॉक्टर संजय निषाद ने किया है, जो उत्तर प्रदेश में होने वाले विशाल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के भी आने की संभावनाएं अभी व्यक्त की गई हैं, जिसका विस्तृत कार्यक्रम आपको जल्द दे दिया जाएगा। फिलहाल कल के कार्यक्रम में यह तय किया गया है कि हम मंगलवार 13 मई को स्वास्थ्य मंत्री और आयुष मंत्री से मिलने के बाद अपने बातों को उन तक रखेंगे और अपनी कमेटी के निर्धारण के लिए उनसे आग्रह करेंगे और उसके तुरंत बाद जून महीने में ही हम एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सेमिनार लखनऊ के गांधी हॉल में करने का मन बना है, जिसमें लगभग 1000 व्यक्तियों के बैठने की सीट है और हम ये चाहते हैं कि 1000 लोग वहाँ पर उपस्थित हों। डॉक्टर संजय निषाद ने तो हंसते हुए यहाँ तक कहा कि आप स्वयं आएँ और अपना परिवार भी लाएँ। परिवार को लखनऊ घुमाइए, लखनऊ के इमामबाड़े दिखाइए, चिड़ियाघर दिखाइए और तमाम दर्शनीय स्थल हैं वहाँ घुमाइए, रेजिडेंसी दिखाइए। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जब आप अपने परिवार को लाएंगे तो हम सरकार के समक्ष इस बात को कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के साथ इनका परिवार और परिवार से जुड़े व्यक्ति और चिकित्सक से जुड़े मरीज और उनके परिवार के साथ पूरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाज के लोग की संख्या बहुत ज़्यादा है और इनका मतदान, इनका वोट, एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इनकी बात को सुना जाना चाहिए। हम अपनी रणनीति के अनुसार चल रहे हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि जब भी मैं आपको सेमिनार की घोषणा करूंगा कि इस स्थान पर इस तारीख में है, तो आप अपने परिवार के साथ आएंगे, अपने मित्रों के साथ आएंगे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में तो आप आएंगे ही, लेकिन आपको चूंकि वहाँ संख्या बल दिखाना है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ जुड़े हुए लोग कितने हैं, तो उसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप स्वयं और अपने परिवार के साथ आएँ। अब आइए कुछ और मूल बातों पर चर्चा कर लें। ये जो चार्ट है, ये चार्ट हमारी बुक में भी है और लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों ने उस बुक को लिया भी है। उस बुक के अनुसार जो ये चार्ट है, मैं इस चार्ट को, ये चार्ट डॉक्टर रमाशंकर जी के द्वारा समझाया गया चार्ट है, जो एंजाइम्स की क्रियाविधि को स्पष्ट करता है। एंजाइम्स की क्रियाविधि को स्पष्ट करने के लिए इस चार्ट की बहुत अधिक आवश्यकता है। हम इसको मंच पर, बैनर पर दिखाने जा रहे हैं। उसके साथ ये जो हमारा टेबल चार्ट है, इस टेबल चार्ट को भी हम स्पष्ट कर दें। ये हमारे 38 दवाओं का टेबल चार्ट है, जिसमें कौन कौन सी दवाएं किस अंग पर कार्य करती हैं। ये स्पेसिफिक उसी ऑर्गन की दवा है। उसी ऑर्गन को जब आप उठाते हैं, इस दवा को उठाते हैं, तो वो ऑर्गन अपने आप को होम्योस्टैसिस में ले आता है। कल कई लोगों ने अलग अलग तरीके के अपने अपने बयान दिए
लेकिन एक आम सहमति बनी कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के लिए एकमात्र कमेटी गठित करना ही एक विकल्प है। कमेटी कैसे गठित होगी, उसका क्या प्रारूप होगा, वो सरकार का विषय है। हमारा विषय इतना है कि हमको कमेटी चाहिए। अब इस कमेटी के गठन की जैसे ही सूचना आई, वैसे ही सोशल मीडिया पर कल एक हम लोगों ने ग्रुप बनाया था, जो वहाँ मीटिंग में गए थे उन चिकित्सकों का और प्लस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के शुभ चिंतकों का एक ग्रुप बनाया गया और उसमें बहुत विनम्र निवेदन के साथ ये कहा गया कि इसमें केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता और उसकी कमेटी गठित के संदर्भ में अगर आपके कोई विचार हो तो आप उसमें लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है कि जब दुम टेढ़ी होती है तो हम उसको सीधा नहीं कर पाते। हमारे तमाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साथी जैसे किसी ग्रुप में अपना नाम और अपना नंबर देखते हैं तो अपनी अपनी स्पेशलिटी, अपनी अपनी विशेषताएं शुरू कर देते हैं अपने अपने आदतों के अनुरूप। कल एक सज्जन ने बहुत पुरानी पोस्ट वायरल की जिसमें लिखा कि डॉक्टर वी कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार बहुत फ्रॉडिया हैं। मैंने उस पोस्ट का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर कई लोगों के विरोध करने के बाद फिर उन व्यक्ति का नाम वहाँ से डिलीट किया गया। उन्होंने एक मुकदमे का भी जिक्र किया, मुझे उस मुकदमे की कोई जानकारी भी नहीं है। फिलहाल उन्होंने जिक्र किया है तो मैं उस मुकदमे की फाइल मंगवा रहा हूँ और अगर हमारी तरफ से कोई मानहानि का मुकदमा बनता है उन सज्जन पर तो मैं वो भी करने का विचार बना रहा हूँ। मैंने अपने जो हमारे विधिक सलाहकार हैं मैंने उनसे बात भी किया है कि सोशल मीडिया पर अगर किसी व्यक्ति को आप बाय नेम लिख करके इस तरह की धमकी दे रहे हैं तो फिर वो मानहानि का दावा बन सकता है। सोशल मीडिया पर अपनी बात को कहने का एक तरीका होता है। हम अपनी सारी बात कह लें लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा ना करें, यही हमारी खूबी होनी चाहिए। हमारे तमाम साथी इस बात को बार बार कहते हैं, जैसे कल डॉक्टर पांडे ने समर्थन किया कि कमेटी बनाई जानी चाहिए, लेकिन एंजाइम्स कैसे कार्य करते हैं जरा इसकी व्याख्या करें। तो हम लोगों ने उनको बताना शुरू किया कि एंजाइम्स 2 लाख हो सकते हैं, 2 करोड़ हो सकते हैं, लेकिन एंजाइम्स की विशेषता ये होती है कि वो आपस में रिएक्शन नहीं करते, वो आपस में कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। एंजाइम्स शरीर के किसी भी अंग की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेते और इसी कारण ये दवाएं, हमारी तमाम दवाओं में ऐसे भी पौधे हैं जो विषधर हैं, यानी जो विषैले हैं, लेकिन फिर भी हम उनको दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। इसलिए प्रयोग करते हैं कि वो हमारे शरीर में जाकर के विष का कार्य नहीं करते, हमारे शरीर में जाकर के एज एंजाइम्स वो मोटिवेट करते हैं हमारे उस पर्टिकुलर सिस्टम को, जिस सिस्टम का होम्योस्टैटिस बिगड़ गया है। सपोज कीजिए कि हमारे लीवर में कोई एक्स नाम का एंजाइम है और वो काम नहीं कर रहा है। हमने बाहर से एक्स नाम के एंजाइम को शरीर में एंट्री कर दे दिया और वो जाकर के लीवर के उस एक्स एंजाइम्स की क्रिया की पूर्ति कर रहा है, तो लीवर के फंक्शन अपने आप दुरुस्त हो जाएंगे, हमारा शरीर होम्योस्टैटिस में आ जाएगा और संबंधित रोग दूर हो जाएगा। हम ये करते हैं। हमने अपने 3 वीडियो आज दिन में डाले थे जिनमें हमने कहा था कि हम किसी रोग की दवा नहीं करते, एंजाइम्स के बिना इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता की कल्पना बेकार है और एंजाइम्स एक यथार्थ है और विज्ञान पर आधारित है। तो जब एंजाइम्स कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, केवल शरीर में जाकर के मोटिवेट करते हैं संबंधित ऑर्गन को, तो हम करते क्या हैं, हम केवल होम्योस्टैटिस को दूर करते हैं। एक सज्जन का और सवाल था कि हम लोगों से, तमाम लोग पत्रकार मिलते हैं, तमाम लोग पूछते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है क्या, हम लोग उनको क्या समझाएं। कल बड़े हास्यास्पद सवाल आते रहे वहाँ पर और थोड़ा सा मनोरंजन भी हुआ हंसी मजाक के दौर में और लोगों की बातों को सुना भी गया, उनको समझाया भी गया। आज मैं फिर बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो इलेक्ट्रो शब्द है ये इलेक्ट्रॉन की गति से लिया गया है। जितनी तेज इलेक्ट्रॉन का गति कार्य करता है उतनी ही तेज दवाएं काम करती हैं। चूँकि ये एंजाइम्स है और एंजाइम्स की सारी प्रतिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन की गति पर ही निर्भर करती हैं। हमारे टिश्यू फ्लूइड में इलेक्ट्रॉन के साथ ये आगे बढ़ते हैं। सोडियम आयन पोटेशियम आयन के इंटर ट्रांसफर से इनका कार्य होता है और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ही सारी गतिविधियाँ होती हैं। इस नाते मैटी जी के समय में ये त्वरित कार्य करती थी। मैटी जी ने इनके त्वरित कार्य करने की गति को पहचाना था। आज बदलते हुए युग में हम 2025 में, या यूँ कह लें कि विज्ञान के युग में, हम ये कह सकते हैं कि त्वरित गति को हम इलेक्ट्रॉनिक गति को मान सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन गति को इलेक्ट्रो शब्द से जोड़ा गया। संजय निषाद जी ने हंसते हुए कहा कि बहुत से लोग इसको कहते हैं, इसमें का बिजली देते हैं का, तो भैया हम बिजली नहीं देते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की गति को कंट्रोल करते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति को मोटिवेट करते समय इलेक्ट्रॉन की गति को हम शूट आउट कर लेते हैं। और दूसरा जो होम्यो शब्द लगा है ये हमारे होम्योस्टैटिस से मिलता जुलता सवाल है। हमारे शरीर के सभी अंग होम्योस्टैटिस में या समस्थापन में रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं। किन्हीं कारणों से, किन्हीं आक्रमण से, वायरस से, बैक्टीरिया से, एक्सीडेंटल काज से
अगर हमारे किसी ऑर्गन का होम्योस्टैटिस बिगड़ गया है तो स्वाभाविक है कि हम बीमार होंगे और तब हम संबंधित ऑर्गन के एंजाइम्स को उठा करके, हमारे एंजाइम्स कौन कौन से हैं, S1, S2, S3, S5, S6, S10, S11, S12, इसी तरीके से ये हमारी फंक्शनल मेडिसिन है। और टिश्यू मेडिसिन में हमारी सी ग्रुप है जिसमें 10 मेडिसिन है, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C10, C13, C15 और C17। हमारे P ग्रुप में 4 मेडिसिन है, P1, P2, P3, P4, ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को कवर करते हैं। हमारे L1 में L1 केवल है और L2 और L3 ये 2 कंपाउंड मेडिसिन बनाई गई हैं। F1 और F2 है, VER1 और VER2 है। इसी तरीके से हमारी ए ग्रुप की 3 मेडिसिन है, A1, A2 और A3, और सबका अलग अलग कार्य है। हमारी जो 5 इलेक्ट्रिसिटी हैं, RE, YE, B, G और WE, इस पूरे चार्ट में अगर हम आपको दिखाना चाहें, अगर आपके सामने ये अक्षर आ रहे होंगे, ये A, P, F, G, ये आपका नीचे गिनती लिखी, जैसे ये F1 है, ये F2 है, ये आपका G है, W है, या RE है, या YE है। तो ये हमें दिखा रहा है कि ये किस ऑर्गन पर काम करते हैं। अगर हम इसको और क्लियर करेंगे तो इसके सामने यहाँ ऑर्गन लिखा हुआ है और इस ग्रुप की कितनी मेडिसिन है वो हमने यहाँ चार्ट में दिया है। और इस चार्ट को बनाने के लिए मुझे डॉक्टर रमाशंकर जी ने जो सद्बुद्धि दी थी मुझे, उस सद्बुद्धि से मैंने इसको 1988 और 89 के दौरान तैयार किया था। बुक मैंने जब लिखा तो मैंने इस बुक को चार्ट में डाला भी, और इस चार्ट से आपको ये पता चल सकता है कि किस ऑर्गन की कौन सी मेडिसिन है, आप कैसे उठाएंगे और क्यों उठाएंगे, उसके लिए आपको ये चार्ट अपनाना पड़ेगा। ये क्यों उठाएंगे और ये कैसे उठाएंगे, इन दोनों चार्ट को अगर आप समझ लेते हैं तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का चयन करना आपके लिए आसान होगा। और ये दोनों चार्ट ही एंजाइम बेस पर बनाए गए हैं, एंजाइम्स की कार्यप्रणाली के आधार पर बनाए गए हैं, इसीलिए इस चार्ट की मांग ज़्यादा है और इसीलिए हमारे बुक की मांग ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में हमने आपसे बताया कि इलेक्ट्रो शब्द इलेक्ट्रॉन की गति से और होम्यो शब्द होम्योपैथी होम्योस्टैटिस से लिया गया, साथ ही इसका नाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पड़ा है। हमारे गोरखपुर के साथी डॉक्टर RL यादव, डॉक्टर MK मधेशिया, हमारे प्रयागराज के वरिष्ठ साथी डॉक्टर प्रमोद शुक्ला जी, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, सुशील पांडे जी, हमारे सुल्तानपुर से डॉक्टर VK श्रीवास्तव जी, गोंडा से डॉक्टर AC त्रिपाठी जी और उनकी पूरी टीम, कानपुर से डॉक्टर अशोक शुक्ला और उनकी टीम, मुरादाबाद बिजनौर से आए हुए साथी, मेरठ से आए हुए साथी, कौशाम्बी, महाराजगंज, चंदौली, मिर्ज़ापुर, कानपुर और उन्नाव से, और विशेष करके लखनऊ के स्थानीय चिकित्सक, जितने भी साथी उस मीटिंग में हम लोगों के एक कॉल पर आए थे। हमने एक तरीके का एग्जामिनेशन भी कल पास किया कि हम लोग शॉर्ट नोटिस देते हैं तो क्या हमारे वरिष्ठ साथी हम लोग को ढूंढते आते हैं। वाराणसी से डॉक्टर मनोज सिंह के साथ आए हुए सभी साथी, बहुत दिन बाद मनोज सिंह से हम लोगों की मुलाकात हुई थी। तो हम लोगों ने एक परीक्षा इसलिए पास किया कि अगर शॉर्ट नोटिस पर भी क्या लोग आते हैं, तो लोगों ने हम लोगों के, यानी हमारे और डॉक्टर प्रमोद शुक्ला और अशोक शुक्ला की जो फॉरवर्डिंग में नोटिस चलती रही लगातार 24 घंटे ग्रुप वाइज, उन सब के आकर्षण से और फ़ोन कॉल के जरिए आप सब ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं और ये निश्चित मानिए कि अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उत्तर प्रदेश के लिए मान्यता के लिए हम लोगों ने कदम बढ़ा दिया है, तो हम कदम बढ़ाएंगे। अब एक चर्चा और कर लेते हैं। कल से सोशल मीडिया पर इस मान्यता कमेटी के गठन पर लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि कोर्ट में मामला लंबित है, अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। कोई कह रहा है कमेटी पहले गठित कर दी गई थी, उस कमेटी को ही आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा कहना ये है कि कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो अवमाननावाद है, और अवमाननावाद में गवर्नमेंट की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो मुझे बताया गया है, जिस व्यक्ति ने मुकदमा किया उसी व्यक्ति ने मुझे ये बताया है कि गवर्नमेंट ने लिख के दिया है कि ये कमेटी अब सक्रिय नहीं है। तो जब गवर्नमेंट ने ही लिख करके दे दिया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की गठित कमेटी अब सक्रिय नहीं, केवल जो है उसके अध्यक्ष ही केवल बना करके छोड़ दिया गया है, आगे इसकी कोई बैठक नहीं की जा रही है, तो इसका तात्पर्य हो गया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता में ये कमेटी जो गठित की गई थी वो बाधक नहीं है। हम स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर के नए कमेटी की नए सिरे से, नए तरीके से गठन की मांग करेंगे, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम नए सिरे से कुछ भी कार्य करने के लिए हमको हमारा संविधान हमको अधिकार देता है। हम पीछे क्या हुआ हम उस पर नहीं जाना चाहते। हम वर्तमान में एक संकल्प है, एक संकल्प मत से हमने निर्णय लिया है
कि हम मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री और आयुष मंत्री से मिल करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी और वो कमेटी गठित करने के बाद हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार और प्रसार के रास्ते सरकारी संरक्षण में आरंभ हो जाएंगे। हमें इसकी उम्मीद है। बस आप लगे रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ और ये कारवा बनाए रखिए। हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को उत्तर प्रदेश में भी मान्यता तक पहुंचा के ही रहेंगे और ये हमारा संकल्प नहीं है, हमारे सभी उत्तर प्रदेश के जितने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथी हैं सबका एक सामूहिक संकल्प है। न इसमें कोई नेता है, न कोई इसमें बैनर है, न कोई इसमें संस्था है, ना ही कोई इसमें किसी प्रकार का एनजीओ है। इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स का एक समूह है जो ये चाहता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रगति और उसके प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश में एक कमेटी सरकार के रूप से बन जाए, एक संरक्षण मिल जाए। तो हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिशनर से अपेक्षा करते हैं कि वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जोत जलाए रखने के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ही प्रैक्टिस करेंगे। दिन में एक पोस्ट आई थी सोशल मीडिया पर कि 38 दवाओं का कुछ लोग प्रचार करते हैं और बिना डाइल्यूशन के, बिना पोटेंसी के कोई प्रैक्टिस नहीं हो सकती है। मैंने उस पोस्ट का तात्कालिक जवाब दिया था कि इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी का फार्मूला बताया जा रहा है और अन्य चिकित्सा पद्धतियों का सहारा लिया जा रहा है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में केवल D3 से 38 दवाओं पर ही रोगियों की सेवा की जा सकती है, विभिन्न प्रकार के रोगों की चिकित्सा की जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के वो हजारों चिकित्सक कह रहे हैं जिन्होंने 38 दवाओं पर ही एंजाइम्स को मानते हुए दवाओं को D3 से देना आरंभ किया है और उनके रोगी स्वस्थ हो रहे हैं। कहने को लोग कुछ भी कह सकते हैं। दिन में एक सज्जन ने और टिप्पणी किया कि आप लोग अपना अपना रिकॉर्ड रखिए कि कितने रोगी ठीक किए, उसका क्या रिकॉर्ड है। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि उनके रिकॉर्ड क्या है, वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं कैसे बनाते हैं और कैसे लोगों को प्रचार करते हैं, कैसे बताते हैं। कल तक वो भी एंजाइम्स के समर्थक थे, आज वो कैसे एंजाइम से विरक्त हो गए। मेरा भी उनसे सवाल आज सोशल मीडिया पर है बिना नाम के। अगर वो समझ रहे हो कि उन्होंने सवाल किया कि लोग अपना रिकॉर्ड रखें तो उनको भी दिखाना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव तो एक खुली किताब है, वे रोज़ अपनी किताब खोल के आ जाते हैं, अपने पन्नों को आपको दिखाना शुरू कर देते हैं और पिछले 5 साल से दिखा रहे हैं। और शायद ये डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का ही कलेजा है कि 5 साल से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की माला जपते जपते आप सबको जागरूक कर रहे हैं। और आप कुछ आलोचक जिनका बुखार तेज है, आज मुझे कैसर अहमद साहब की एक बहुत अच्छी पोस्ट लगी जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं फिर से उस पोस्ट को खोल देता हूँ और फिर मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ और आप सबको बताना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी पोस्ट उन्होंने लिखी थी। दिन में उन्होंने लिखा था कि जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती उनकी बदनामी शुरू की जाती है। कैसर साहब, मैं आपको इस पोस्ट के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने इतनी अच्छी पोस्ट को उठा करके कम से कम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाज में एक जागरूकता पैदा करने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। लाइन में इनकी फिर से पढ़ देता हूँ कि जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती उनकी बदनामी शुरू की जाती है। तो कामयाबी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नयापन कर रहे हैं, तो जो उनकी कामयाबी पर चिढ़ रहे हैं वो सिर्फ उनकी बदनामी शुरू कर देते हैं कहीं से। एक सज्जन ने दिन में हमारी हाई कोर्ट की रिट की ऑर्डर कॉपी डाल दी। उस ऑर्डर कॉपी की चर्चा सोशल मीडिया पे जब ऑर्डर आया था तभी उसकी व्याख्या हो गई थी, तभी उसकी कार्रवाई संपन्न कर दी गई थी और सभी को बता दिया गया था। आज उस पुराने इतिहास को ला करके ये बताना कि ये कमेटी जो बनाई जा रही है इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब पर्सनली इस कमेटी में अगर मैं इस मीटिंग से अलग हो जाऊँ और मैं अगर किसी मीटिंग में सम्मिलित ना हूँ तो इन लोगों का बुखार नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर मेरी फ़ोटो देख लें, मेरे स्टेटमेंट देख लें तो इनको लगता है कि सब कुछ करता धरता यही होंगे और यही सबको पढ़ा रहे होंगे, यही चापलूसी कर रहे होंगे और इस नाते लोगों को आलोचना करने का मौका मिलता है। लेकिन ठीक है, कैसर साहब की ये टिप्पणी अगर लोगों की समझ में आ जाए तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के समाज का भला हो जाए। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आज की इस कहानी में मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कमेटी की गठन करने की जो रणनीति थी वो बन चुकी है। हम उस रणनीति को आपको नहीं खोल पाएंगे कि हमने क्या रणनीति बनाई है, कैसे हम सरकार के समक्ष पेश होंगे, हमारा क्या ज्ञापन जो कॉपी देनी है उसमें क्या क्या लिखा गया, हम वो सब अभी आपको चॉकआउट नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हम जीतने के लिए कदम बढ़ाए हैं और जीतने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। हम सिर्फ मछली की आंख देख रहे हैं, मछली के घूमते हुए तारे को नहीं देख रहे हैं। हमारा निशाना चलती हुई मछली पर है। आज दिन में एक बहुत अच्छे विचारक की एक मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। वो उदाहरण मैं आप सब तक पहुंचाऊं कि जब ट्रेन में एक चाय वाला चढ़ता है तो चाय 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 बोलता हुआ ट्रेन के सभी डिब्बों को क्रॉस करता है।
सभी तो चाय नहीं पीते, लेकिन जिसको पीना होता है वो बुला कहता है चाय वाले जरा 1 कप चाय देना, जेब से पैसा निकालते हैं उसको चाय दे देते हैं। और इस तरीके से वो दिन भर चलता रहता है ट्रेन में, और शाम तक या 2 घंटे 3 घंटे बाद उसका जो वो थर्मस है वो खाली हो जाता है, फिर नई चाय बना के लाता है, फिर चाय 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 चिल्लाता रहता है। लेकिन सबको चाय पसंद नहीं है, सब लोग चाय नहीं लेते हैं, फिर भी उसकी चाय बिक जाती है और वो अपने आप को प्रसन्न मन से घर ले जाता है। वही स्थिति इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एंजाइम थ्योरी की है। हम एंजाइम्स चिल्ला रहे हैं, सबकी समझ में ना आए, लेकिन जिसकी समझ में आ रहा है वो हमारे इस एंजाइम्स को समझ करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे कारवा में आ रहे हैं। तो हमको इस बात की खुशी है कि कम से कम एंजाइम्स का समर्थन करके कल प्रदेश स्तर पर पहली बार उत्तर प्रदेश में एंजाइम्स के सिद्धांत पर लोगों ने एक रूपता, एकजुटता दिखाई है। मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं और एक बार फिर कहूंगा कि आप अपना ईगो छोड़ दीजिए, आप अपना अहंकार छोड़ दीजिए, आप अपनी संस्था का बैनर हटा दीजिए, आप अपने एसोसिएशन का बैनर हटा दीजिए, आप अपने पद का बैनर हटा दीजिए। केवल और केवल मान्यता के लिए उत्तर प्रदेश में गठित होने वाली कमेटी के जो प्रारूप बने हैं उस प्रारूप के साथ हम लोगों के साथ आप जुड़ करके खड़े रहिए। निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये 1 अंगुली है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन जब हम इसको जोड़ लेते हैं तो ये मुट्ठी बन जाती है और मुट्ठी हमारी एकता का प्रतीक होता है। तो आइए इस पंजे को जोड़ करके हम मुट्ठी बना लें और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रयास में, उसके प्रगति में, प्रचार और प्रसार में हम सब एक हो जाएं। हम अपने सभी संस्था अध्यक्षों से भी अनुरोध करेंगे, मैंने डॉक्टर कैसर अहमद को ये जिम्मेदारी कल सौंपी है कि वो सभी संस्था अध्यक्षों की एक आम बैठक कर लें और सबको बता दें कि आगे क्या होने वाला है और आप लोगों को किस रूप में हमारे साथ रहना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नए क्लास के रूप में। तब तक के लिए नमस्कार दिए, मुस्कुराते रहिए और कहिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपनाइए और स्वस्थ बनिए। नमस्कार।